हमाद खाना खा लो। मससस गीलानी ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देकर इसे मुखातब किया, जो मोबाइल पर कुछ ढूंढने में मसरूफ था या सिर्फ अपनी मसरूफियत देखा रहा था। मुझे भूख नहीं, अंदाज नाराजगी लिए हुआ था। ये 2 दिन से चलती आ रही भूख हड़ताल का क्या मकसद है? वो दरवाज़ा धकेल कर इसके सामने आ खड़ी हुई। मी ने अपना मकसद आप पर और डैड पर बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में वाज़ा कर दिया था। अब अगर आप लोग इससे जानबूझकर अनजान रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमाद, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? माहम बहुत अच्छी लड़की है, तुम इसके साथ खुश रहोगे। तो आप लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि मैं माहम से नहीं, सफ़ायर से शादी करना चाहता और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो इतना कहकर दोबारा फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हो गया। ठीक है, हम तुम्हारी मनतहब करदा लड़की के हम रिश्ता ले जाते हैं, लेकिन फिर हमारी भी एक शर्त है। मिस्टर गीलानी, जो के दरवाज़े में खड़े थे, यकदम बोले तो हमाद इनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। कैसी शर्त? तुम्हें शादी के बाद हाजिक से रिश्ता तोड़ना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस हजड़े की वजह से तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर हो, और ना ही ये बात तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने वाली वो लड़की बर्दाश्त करेगी। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से एहतियात करो, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता तुम्हारी शादी वाले दिन लोग मुझे आकर ये कहीं आपका बेटा तो हजड़ा था, फिर कैसे इसकी शादी करवा दी। पहले ही तुम मुझे बहुत शर्मिंदा करवा चुके, मैं मज़ीद शर्मिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकता। अंदाज वार्निंग देने वाला था। डैड, लोगों का काम है बातें बनाना। जब मैं जानता हूँ आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो किसी की बातों की क्या अहमियत? वो आज फिर इन्हें हाजिर के लिए कायल करने लगा। मुझे अपना स्टेटस बहुत अजीज है, इसलिए मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम आज के बचे मेरी सालों की कमाई इज्जत को खाक में मिला दो। डैड, ये स्टेटस और धन दौलत इंसान के जज्बात से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। कभी हाजिर से मिलकर इससे बात तो करके देखी, वो हमारी तरह छोटे ज़रफ़ का नहीं है। अगर अल्लाह ने इस में एक कमी रखी है तो इसके बदले इसे सनकरून खूबियों से नवाज दिया। वो मुसलसल इसके हिस्से की जंग लड़ रहा था। जब उसका बाप इसके अंदर मौजूद इन खूबियों को नहीं पहचान सका, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम मुझे ये सबक पढ़ाओ। वो नाक चढ़ाते हुए बोले, अगर मुझे एक कत्ल करने का हक़ होता तो मैं एक लम्हे की देरी किए बगैर इस नाम निहाद बिजनेसमैन मिस्टर कमर रज़ा को कत्ल करता, जिसकी वजह से हाजिक ने का रातें का दिन रो रो कर अजियत में गुजारा। आप सोच रहे होंगे मैं इतना जुनूनी क्यों हो रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं जानता, बस इतना पता कि इसके मामले में मैं बेइख्तियार हूँ, लेकिन आप इस बेइख्तियारी को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं इसे अपना समझता हूँ, इतना अपना के जब वो रोता तो इसकी तकलीफ़ इसके हंसों से मुझे दर्द होता, मुझे तकलीफ़ होती है। वो अपने सीने के बाएं तरफ हाथ रखते हुए बेबसी से बोला, हमाद, वो बस तुम्हारे जहन पर काबिज है। मिस्टर गीलानी हाजिर के लिए इसकी जुनूनियत देखकर हैरान रह गए। नहीं डैड, वो मेरे जहन पर काबिज नहीं है, हत्ता कि हम दूर दराज के कज़न थे, लेकिन मेरी बाकायदा पहली मुलाकात इससे 8वीं क्लास में हुई, और यकीन जाने इस वक्त इसकी तरफ दोस्ती के लिए पहला हाथ मैंने ही बढ़ाया था। आपको पता, मैंने इसकी तरफ पहल क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए खामोश हुआ, जबकि मिस्टर और मससस गीलानी इसे mesmerize हुए सुनते जा रहे थे। मैंने इसकी तरफ ये सोचकर पहला हाथ बढ़ाया कि मेरे पास तो सारा रिश्तों का प्यार है, लेकिन वो अधूरा अपनी ज़ात को लेकर एहसास कमतरी का शिकार था, और आप जानता इसे ये एहसास कमतरी सौंपने वाले और कोई नहीं, आप और मुझ जैसे कम ज़रफ़ लोग थे, जो ख्वाजा सिरा को आदमी और औरत से हटकर एक इंसान भी नहीं समझते। लेकिन डैड, मुझे सारी ज़िंदगी एक बात का अफसोस रहेगा, एक हाजिर से दोस्ती करने की वजह से आप और माम मुझ से हार खाने लगे, मुझे भला बुरा कहने लगे, डांटने लगे। आप दोनों ने मुझसे मेरे वो मोहब्बत भरा रिश्ते छीन लिए जिन पर मुझे फ़ख्र हुआ करता था। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आपके रवैयों से मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं सोचने लगता, अगर मैं सच मैं हाजिर की तरह होता तो आपकी नफ़रत का आलम किया होता। मैं हाजिर की तरह ना था, लेकिन मैंने इस जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, और आपको पता, इस लम्हे जब मैं परेशान होता तो मुझे संभालने वाला सिर्फ वो था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं, जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं इतने बड़े मीटिंग हॉल में बगैर हिचकिचाए बोलता चला जाता हूँ। लेकिन
इस सब के बावजूद भी अगर कभी आप इससे मिलें तो पता वो आपसे क्या कहेगा। हमाद सांस लेने के लिए एक बार फिर से खामोश हुआ। वो कहेगा इसकी तमामतर कामयाबियों के पीछे आपके बेटे का हाथ है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। अगर आज आपका बेटा किसी काबिल है तो सिर्फ उसी की वजह से जिसे आप और माम अक्सर नामराद कहते हैं। अब की बार इसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी और हमाद वही मुस्कुराहट लिए अपने कमरे से निकलकर इनसे पहले डाइनिंग टेबल तक पहुंच गया, जबकि मिस्टर और मिसेस गीलानी के लिए सोचूं के का दरवा कर गया। हाजिक भाई आप कहीं जा रहे हैं? नूर इसे तैयार होता देखकर इस्तिफसार करने लगी। हम स्टूडियो जा रहा हूँ, कोई काम था क्या? वो कलाई पर घड़ी बांधते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला। वो एक चुईली किचन का काफ़ी सामान ख़त्म हो गया तो बस वही लाना था। आप ये लिस्ट ले जाएं, वापसी पर ले आइएगा। नूर लिस्ट थमाते हुए बोली, आज तो मुमकिन नहीं क्योंकि मेरी फाइनल रिहर्सल है तो यकीना वापसी पर लेट हो जाऊंगा। हाजिक लिस्ट पर सरसरी सी नज़र डालते हुए बोला, लेकिन परेशान नहीं हूँ, मैं हमादिया सफ़ायर से कहता हूँ तुम इन के साथ जाके आसानी से शॉपिंग कर लेना। वो अपना क्रेडिट कार्ड डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास पहले से मेरी पॉकेट मनी मौजूद है, मैं वो इस्तेमाल कर लूँगी। वो कदरे शर्मिंदा दिखाई दी। वो पॉकेट मनी ज़ाती तौर पर सिर्फ तुम्हारी है और घर के हवाले से जो भी काम होगा इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर है। वो इतना कहकर मुस्कुराते हुए नूर के सर पर हाथ रखते हुए गाड़ी की चाबी उठाए घर से बाहर निकल गया। सफ़ायर नूर के पैरानटस से आप लोगों का कोई राबिता हुआ? वो दोनों में बैठी इस वक्त लान में बैठी चाय से लतीफ़ानदूज़ हो रही थी जब किरण ने अचानक सवाल किया, नहीं मामा, वो अपने पैरानटस के बारे में कोई बात नहीं करती। हमने तो अब पूछना भी छोड़ दिया क्योंकि इसके वालिदैन के साथ इसकी तकलीफ़दा यादें जुड़ी हुई, तो इन नापसंदीदा यादों को खरीद कर हम इसे गमगीन नहीं करना चाहते। वो चाय का कप मससस सुबक्तगिन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कभी कभी मुझे इसके लिए बेहद बुरा लगता, इतनी सी उम्र में वो इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से गुजरी। वो बे-इख्तियार बोली, भा हमारी बेगम को किसके लिए बुरा लगता? सुबक्तगिन साहिब अभी होटल से आए तो सीधा लान में आ गए। बस नूर के बारे में बात कर रही थी कि इतनी छोटी सी उम्र में इसे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अंदाज रंजीदा था। अल्लाह ने इसकी दरबदरी में यही बेहतरी रखी थी ताकि वो हमारे बच्चों से मिले जो इसे ज़िंदगी जीने का मतलब समझा सकें, ज़िंदगी से प्यार करना सीखा सकें और सबसे बढ़कर इसे ज़ाया होने से बचा सकें। और यकीन जाने किरण इस सब के लिए मुझे अपने तीनों बच्चों पर बेहद फ़ख्र है। वो सफ़ायर की तरफ देखते हुए फ़ख्री अंदाज में बोले, बाबा इस सब का क्रेडिट हाजिक को जाता, हम तीनों में सबसे ज़्यादा वो नूर के लिए हसास है। सफ़ायर बेटा वो कैसे नहीं इसके लिए हसास होगा, क्योंकि हम सबसे बेहतर वो नूर की तकलीफ़ को समझता होगा, बल्कि कहीं ना कहीं वो ख़ुद को कदरे खुशकिस्मत तसव्वुर करता होगा कि इसकी हालात ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी कि नूर की। लेकिन कहते हैं अल्लाह के कामों में कोई ना कोई राज पोशीदा होता। अगर आज हाजिक इस काबिल ना होता, पढ़ा लिखा ना होता, तो वो एक बेसहारा नूर को कभी सहारा ना दे पाता, एक इंसान की इज्जत को बेआबरू होने से ना बचा पाता और ना ही नूर को आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाता। सुबक्तगिन साहिब आंखों पर लगा नज़र का चश्मा उतारकर रूमाल से साफ करते हुए बोले, बाबा मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। वो ना सिर्फ नूर बल्कि मेरे और हमाद पर भी का एहसान कर जाता, वो भी जताए बगैर। वो रिसानियत से गोया हुई। और आपको पता हाजिक लाहौर फैशन वीक में एज़ आ शो स्टॉपर सलीकट हुआ। सफ़ायर ये कदम याद आने पर पुरजोश होते हुए बोली, अपनी इस अचीवमेंट पर हमाद को बताने के बाद इसने यकीना दूसरा फ़ोन मुझे और तुम्हारी मामा को किया था। सुबक्तगिन साहिब मुस्कुराते हुए बोले तो सफ़ायर ये कदम खामोश हो गई, लेकिन फिर फ़ौरा ही मुस्कुरा दी। आपको बताया, मुझे बताया, एक ही बात है। वो कंधे अचकाते योए बोली, बिल्कुल। वो हंसते हुए बोले, तुम अपना बताओ, यूनिवर्सिटी कब से दोबारा शुरू हो रही है? किरण जो कि तब से खामोश थी अब सफ़ायर से मुखातब हुई, कल से। वो मिना बसूरते हुए बोली, इतना मिना क्यों बना रही हो? किरण इसे घूरते हुए बोली, कोई ख़ास वजह नहीं, बस सोच रही थी फिर से वही रूटीन। इस जंगली हमाद से हमेशा की तरह बहस व मुबाहसा और लड़ाइयाँ।
शुरू हो जाएंगी। वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, कब किस मिना से जाओगी सफ़ायर, शर्म तुमको मगर आती नहीं इस मासूम बच्चे को जंगली कहते हुए। वो घूरते हुए बोली, मामा कलिमा पढ़कर अपनी ज़बान पाक कर ली आपने गलती से इस शैतान को मासूम कह दिया। सफ़ायर के अंदाज पर सुबक्तगीन साहिब बेसाख्ता कहा लगा गए, बहुत बदतमीज़ हो तुम। वैसे एक बात है मामा, इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया। अगर नहीं बदला कुछ तो वो है हम दोनों का हर बात पर बहस करना और लड़ना। वो गुजरा वक्त याद करके मुस्कुराते हुए बोली, तभी इसके फ़ोन पर हाजिर का नाम बलनक होने लगा। वो एक्सक्यूज़ करती हुई यस का बटन दबाकर फ़ोन कान से लगा गई। दूसरी तरफ हाजिर सलाम लेने के बाद डायरेक्ट मदय पर आया, ओके कोई मसला नहीं, तुम अपना काम करो, मैं कुछ वक्त तक इसके पास पहुंच जाऊंगी। किसका फ़ोन था? फ़ोन बंद होने पर किरण ने इस्तिफसार किया, हाजिर का फ़ोन था, कह रहा था नूर को शॉपिंग के लिए ले जाओ। सफ़ायर अपना फ़ोन पकड़े हुए कमरे की तरफ बढ़ गई और कुछ ही वक्त में सर पर नफासत से सकारफ ओढ़े तैयार होकर अपनी गाड़ी लिए घर से निकल गई। साहिब आपसे मिलने कुछ मेहमान आए हैं। वो अभी सफ़ायर को जाता देख रहे थे, तभी गेट पर मौजूद मुलाजिम ने आकर इन्हें इत्तिला दी। इन्हें डराइनग रूम में बैठाओ, मैं चीनज करके आता हूँ। और किरण, आप ज़रा मेहमानों को देखें, मैं 5 मिनट में जवाइन करता हूँ। वो इतना कहकर घर के दाखिली दरवाज़ा की तरफ बढ़ गए, जबकि किरण नज़ीरा को मेहमानों के लिए कुछ खाने के लवाजमात लाने की हदायत देकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गईं। मैडम आपने याद किया और बंदी हाजिर। सफ़ायर फरनट डोर खोल कर बैठती हुई नूर से मुखातब हुई, जो लेमन और वाइट कंट्रास्ट में सर पर सुर्ख रंग का हिजाब ओढ़े एक मुकम्मल मुहज़्ज़ब वजूद लग रही थी, जिसे उमूमन हमारा मुआशरा एक गाली समझता। थैंक यू मैडम, वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा ये बताओ जाना कदर है? सफ़ायर ने गाड़ी को मेन रोड पर लाते हुए सवाल किया। मुझे जगहों का कुछ हासिल नहीं, बस घर का कुछ सामान लेना, इस हवाले से जो जगह आपको मुनासिब लगे वहीं चले जाते हैं। नूर की बात पर सफ़ायर ने सर हिलाते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। नूर तुमसे एक बात पूछूं? सफ़ायर मुसलसल खिड़की से बाहर देखती नूर से मुखातब हुई। जी ज़रूर, वो अपना चेहरा सफ़ायर की तरफ करते हुए बोली। क्या तुम्हारा कभी अपने वालिदैन से मिलने, इनसे शिकवे शिकायतें करने को दिल नहीं चाहा? अंदाज तजस्सुस लिए हुए था। सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ मैं कभी ज़िंदगी में इन्हें अपनी शक्ल ना देखाऊं, क्योंकि जो 7 साल मैंने इनके साथ गुजारा वो तकलीफ़ से ज़्यादा अज़ियतनाक थे। मैं दोबारा वो अज़ियत, वो नफ़रत बर्दाश्त नहीं करना चाहती। लहजे में मुसबूती वाज़ा थी। नूर, किया पता वो तुम्हें खुद से दूर करके आज एहसास नदामत का शिकार हूँ। वो मुसलसल गाड़ी चलाते हुए बोल रही थी। हो सकता, लेकिन मेरा मानना जब किसी के ख्वाब किसी की ख्वाहिशें बड़ी बेदर्दी से इन मासूम आँखों से अलग कर दी जाएं तो फिर नदामत किस बात की? नूर मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन इसके बावजूद भी आँखों में नमी चमकने लगी तो वो अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़कर बाहर की दुनिया में रौनक को टटोलने लगी, जहां इर्द गिर्द गाड़ियों का मजमा दिखाई दे रहा था। यकीना गाड़ी किसी सिग्नल या ट्रैफिक पर रुकी थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह लाहौर की इस बेवकत ट्रैफिक से कौफत का शिकार थीं कि यकदम खिड़की से पार देखती नूर के सामने एक बड़ी सी चादर से खुद को ढके वजूद ने पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो गायब दिमागी से मांगने वाली का चेहरा देखने लगी, जिसके चेहरे पर पहले मुस्किनीत का अंसर था, फिर वही अंसर हैरत में बदला और यकदम वो पुरजोश होकर शीशा बजाने लगी। नूर, शीशा नीचे मत करना, ये इन लोगों के हथकंडे होते हैं। वो इसे हिदायत देने लगी। 1 मिनट। जूं ही सफ़ायर गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाने लगी तो नूर इसे रुकने का कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई, जहां सामने मौजूद इस गंदगी से लिपटे वजूद ने वालिहाना जोश से इसे खुद में समू लिया। तो कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ ना ढूंढा, लेकिन तो मुझे कहीं मिलती ही नहीं थी। जब अमरीना ने मुझे बताया कि तो इस तक नहीं पहुंची, मैं इतना डर गई थी कि तो किसी गलत हाथों में ना चली जाए। लेकिन आज तुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे देखकर अंदाज़ा हो रहा कि तो वाकई अपनी ख्वाहिशात की तकमील के रास्ते में गामज़न है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तो इतनी बड़ी और इतनी सोहनी हो गई। लेकिन फिर भी देख, मैंने तुझे पहचान लिया। वो बार बार नूर का हाथ थामा इसे खुद से गले लगाए बोलती जा रही थी।
सिताइश आप यहाँ सड़क पर इस हालत में। वो इर्द गिर्द पर नज़र दौड़ाते हुए बोली, यकीन जाने मैंने पहली नज़र में आपको पहचाना ही नहीं। आप वो सिताइश तो नहीं जिसे मैं छोड़कर आई थी। नूर इससे अलहदा होकर इसके चेहरे पर मौजूद आंसू साफ करते हुए बोली। बिखरे बाल जिनमें का दिनों से गिनगिना की गई थी, चेहरे पर बैजा गर्द अटी थी जैसे मीना धोने के लिए पानी भी मैसर ना हो, और हाथों के नाखून जिनको हमेशा तराशकर नील पालिश लगी होती थी, इनमें अब मैल सी हुई थी। नूर, तुझे इस दलदल से निकालने के बाद सिताइश के उरूज को जवाल आ गया और वो इन हालात का हिस्सा बन गई। वो रोते हुए बोली, सिताइश आप ही खामोश हो जाएं, हम घर चलकर बात करते हैं अभी। आप गाड़ी में बैठीं। वो गाड़ी का सानवी दरवाज़ा खोलकर इसे वहीं बैठा कर खुद खामोशी से फरनट सीट पर बैठ गई, जबकि सफ़ायर इस तमाम कार्रवाई के दरमियान खामोश रही। मुबारक हो, आपकी वाइफ को होश आ गया। मुसलसल 2 सालों से मौजूद इनका कोमा आज बिलाखिर टूट गया। दराब खान डाकर की बात सुनकर बेइख्तियार शक्र करने लगा। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? अंदाज बेताबी लिए हुए था। फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी हमने इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ। लेकिन मिस्टर दराब खान, एक बात मैं आप पर वाज़ा करता चलूँ, जितना ज़्यादा हो सके अपनी मिसेस को ऐसी चीज़ों से दूर रखें जिनसे इनका ज़हनी तवाज़ुन फिर से बिगड़ने का ख़तरा हो। डाकर आनम की फ़ाइल पर सरसरी नज़र दौड़ाते हुए बोला, जी इंशाअल्लाह मैं इख्तियात करूँगा। वो कुर्सी घसीट कर इन से हाथ मिलाते हुए बाहर निकल गया और अब उसका रुख इस कमरे की तरफ था जहां आनम मौजूद थी। दराब खान बंद दरवाज़े पर लगे छोटे से शीशे से आनम का वजूद देख रहा था, जिसे आज 2 सालों बाद कई तरह की तकलीफ दा मशीनों से आज़ाद किया जा चुका था। बाबा, आपने बुलाया मुझे? वो अपनी सोचों में गम था जब तानिस स्कूल यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर के हमरा अस्पताल पहुंची। जी मैंने बुलाया क्योंकि मेरे पास अपनी गुड़िया के लिए एक अच्छी खबर है। वो इसके बाल ठीक करते हुए खुशकिन अंदाज में बोला। वो किया? तानिस, आपकी मामा ठीक हो गई हैं, अब वो आपसे बात किया करें गी। हम पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। दराब खान इसके माथे पर प्यार करते हुए बोला तो वो यकदम खुशी से उछल पड़ी। सब खैरियत तो है? इतनी उजलत में क्यों बुलाया मुझे? वो घर दाखिल होते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया, लेकिन हाल के सोफे पर मौजूद एक नए चेहरे को देखकर यकदम खामोश हुआ। आओ हाज़िर, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। इनसे मिलूं, ये सिताइश हैं। नूर इनके साथ रहती थी और इन्होंने ही नूर की वहाँ से भागने में मदद की। हमाद ने इसकी सवालिया नज़रें खुद पर अटटी देखकर आगा किया तो वो सलाम करता हुआ सोफे पर जा टका। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अंदाज मरूत लिए हुए था। मुझे भी, क्योंकि मैंने कभी ना सोचा था कोई आदमी या औरत हम जैसी अधूरी ज़ात को अपनी ज़ात की तरह मुकम्मल मोहब्बत और इज़्ज़त भी दे सकते हैं। लेकिन आज नूर को इस कदर मुतमईन और खुश देखकर मेरा इस बात पर और भी यकीन पुख्ता हो गया कि खुदा हम जैसों का भी है। इसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू चमक रहे थे। नूर, मुझे लगता नाच गाने के मैदान में मेरे उरूज को ज़वाल उसी लिए आया क्योंकि मुझे तुझसे मिलना था। वो खोए से अंदाज में बोलती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही, वो 4 फीट की लड़की आखिर गई तो गई कदर। दराब खान के जाने के बाद गिरोह मुसलसल परेशानी का शिकार नज़र आ रही थी, क्योंकि इसे तो झूठ बोलकर मुतमईन कर दिया, लेकिन खुद को कैसे मुतमईन करती? मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, किसने मुझसे नमक हरामी की? धरने की आवाज़ हाल में गूंज रही थी। गिरोह में ने पहले भी कहा था, अब भी कहूँगी, आप सिताइश से पूछी। यहीं पर वक्त इस नूर के साथ इसकी ढाल बन के खड़ी रहती थी। अलीशा ने एक बार फिर से कहा, लेकिन अब की बार सिताइश के चेहरे पर भी परेशानी का अंसर मौजूद था। वो इस लिए नहीं कि शायद वो पकड़ी जाए, बल्कि इसलिए कि नूर अभी तक इसके बताए गए ठिकाने तक नहीं पहुंची थी। सिताइश, अगर ये तेरा काम है तो याद रखना, मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तो मुझ जैसी बदबख्त से पनाह मांगेगी। वो सिताइश का जबरा पकड़ कर गुस्से से बोलते हुए इसे वारन करके चली गई, जबकि वो अब भी खामोश खड़ी थी। वक्त ऐसे ही सिताइश को शक की नज़र में रखते हुए सरकने लगा। हम बोल अमरीना, कुछ पता चला नूर का? वो फ़ोन पर मुखातब थी। जब दरवाज़ा के पास से गुजरती अलीशा वही कान लगा के खड़ी हो गई। वो कहीं और कैसे जा सकती है? इसे तो बाहर की दुनिया का इल्म तक नहीं था। वो कहीं खो गई है, तुम ढूंढो इसे, वरना मैं खुद को
कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी। सिताइश की आवाज़ में वाज़े भीगापन मौजूद था, जबकि अलीशा हैरत का मुजस्समा बनी खड़ी सोच रही थी कि बिलाखिर उसका शक सही निकला। वो मिनट के हज़ारों हिस्से में गिरोह तक पहुंची और इन्हीं सब बताती चली गई। बस फिर उसी लम्हे से सिताइश का बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि कुछ ही लम्हों में गिरोह के धरने की आवाज़ें बुलंद हो गई, जो चीख चीख का सिताइश का नाम ले रही थी। जी, वो मौदब अंदाज में सर झुकाए खड़ी थी। मैंने तुझसे कहा था अगर नूर के भाग जाने में तेरा हाथ हुआ तो मैं तेरा हिशर कर दूंगी, लेकिन तूने मेरी बात को संजीदा नहीं लिया। अब तो देख। वो इतना कहती हुई सिताइश के बालों पर झपट गई तो यकदम इसकी चीख बुलंद हुई। बाकी तमाम ख्वाजा सिरा भी हाल में आन पहुंचा। जहांगीरों की सबसे लाडली सिताइश अबरत का निशान नजर आ रही थी, क्योंकि वो पे दर पे इसके चेहरे पर अपने भारी हाथ का निशान छोड़ती जा रही थी। जब इतना भी काफ़ी न हुआ तो गरम सलाख से सिताइश की खूबसूरती को बर्बाद करने लगी। 1 मिनट मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दी, वो गरम खुद से दूर करते हुए बोली। बोल। मैं मानती हूँ मैंने नूर को यहाँ से भगाया, लेकिन मैं और किया करती। वो इज्जत से जीना चाहती थी और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हम ख्वाजा सिरा को कम अज़ कम इस खलिए में कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता, बल्कि हम जहाँ से गुजरी तो बस एक ही आवाज़ कानों में गौनजती है, वो देख खसरा। वो अपने चेहरे पर फैले बाल पीछे हटाते हुए बोली, मैं नहीं जानती कब और कैसे, बस इतना जानती हूँ इसकी बातें मेरे दिल में उतरती चली गईं और मैं भी इसकी तरह साफ सुथरी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद हो गई। लेकिन जो एक बार दलदल में पैर रख दे, इसके लिए वापस निकलना नामुमकिन है। उसी लिए मैंने इसे इस दलदल में उतरने से पहले यहाँ से भगा दिया, क्योंकि वो सही थी। वो कहती थी, कुरान की किस आयत या किस हदीस में बयान किया गया कि हम नाचकर अपनी इज्जत को 2 कौड़ी का करके रोजी रोटी कमाएं, और मेरे पास जवाब के लिए कुछ ना होता। अब मैं यही सवाल आपसे करती हूँ, कहाँ लिखा है ये सब? वो यकदम खुद पर से कंट्रोल खोने लगी। मैं कुरान और हदीस को नहीं समझती और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो खुदा जो हमें बनाकर भूल गया, उसी खुदा के बंदों की बेहसी ने हमें ये नाच गाना करने के पर मजबूर किया। गिरोह की दलील में दम ना था, लेकिन फिर भी सिताइश खामोश रही। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे कहीं से भी नूर ला कर दे तो ने इसे भगाया तो ही इसे वापस लाएगी। वो एक बार इसके बाल दबोचते हुए बोली, मैंने इसे यहाँ से भगा तो दिया, लेकिन मेरा इससे किसी कसम का कोई राबिता नहीं। मैं नहीं जानती वो इस वक्त कहाँ है। वो मुसलसल अपने बाल आज़ाद करवा रही थी, जिन पर पकड़ मजबूत थी। सिताइश की बात सुनकर गिरोह ने इसे धक्का दिया तो वो पीछे रखे टेबल से टुकड़ा कर नीचे गिर गई। तुझ में अब भी इतनी हिम्मत है कि तो मुझसे झूठ बोले भी? वो मुसलसल इसके वजूद पर जाबजा लातों की बारिश करने लगी, और वो तब तक मारती रही जब तक वो खुद ना थक गई। जबकि सिताइश नीम बेहोश फर्श पर पड़ी थी। उठाकर इसे कमरे में बंद कर दो, आज से उसका बाहर जाना बंद। अब से ये रोज़ घर के कामकाज करने के बाद किसी की रात रंगीन किया करेगी। वो इतना कहकर वहाँ से चली गई, जबकि बाकी सब गिरोह का एक नया रूप देखकर खौफ का शिकार थे। जूं ही वो खामोश हुई तो वहाँ मौजूद तमाम नफूस की आंखों में आंसू जुमा थे। आई एम सॉरी सिताइश आपी, वो रोते हुए हिचकिचा कर बोली। अगर मुझे ज़र्रा सा भी अंदाज़ा होता कि मेरे जाने से आपके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी तो मैं आपके कहने पर भी कभी वहाँ से ना भागती। वो मुसलसल उसका हाथ थामे रो रही थी। ये सब किस्मत में ऐसे ही होना लिखा था, और यकीन जानू तुझे आज इतना खुश देखकर मुझे कोई मलाल नहीं कि तुझे वहाँ से भगाने पर मुझे किन सज़ाओं का सामना करना पड़ा। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप वहाँ से निकली कैसे? यकदम नूर के जहन में सवाल आया तो पूछ बैठी। ये भी एक मुश्किल तरीन मरहला था, लेकिन मैं खुद को इस गंदगी से बचाकर भाग निकली। ये सामान लादा गिरोह ने आज रात खास खाना बनाने के लिए कहा। वो टीपू को लिस्ट पकड़ाते हुए बोली, रुक, पहले मैं गिरोह से फ़ोन करके पूछ लूँ। वो इसे शक की नज़र से देखते हुए बोला, आज वो चौधरियों के घर गई है तो फ़ोन करके सरासर अपना वक्त बर्बाद कर रहा। अगर गिरोह के आने तक खाना ना बना तो मैं तुझे ही सामने करूँगी। सिताइश जताने वाले अंदाज में बोली तो टीपू कुछ सोचते हुए गेट से हटकर मोटरसाइकिल लिए निकल गया।
सिताइश ने 1 मिनट की देरी किए बगैर मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जो कि बाहर से लॉक कर दिया गया था। कुछ सोचते हुए वो साइड पर रखी कुर्सी को दीवार के साथ जोड़कर उसका सहारा लेते हुए दीवार फलांग गई और बड़ी सी चादर से खुद को और अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढांप कर सिमत का तयन करते हुए पीछे का रास्ता इख्तियार किया जहां से कम ही लोग गुजरते थे। बस ऐसे ही धक्के खाती खाती लोगों से भीख मांग मांग कर तुझ तक पहुंच गई। इसके साथ इतना सब हो जाने के बाद भी अंदाज मुतमईन था, लेकिन आज से आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जो आपकी इज्जत नफस को मजरू करे। मैं चाहूँगा आप भी मेरी और नूर की तरह हालात का डटकर मुकाबला करना सीखें, खुद को मनवाएं, लोगों को दिखाएं कि हम ख्वाजा सिरा किसी से कमतर नहीं। वो अपनी ज़रूरियत पूरी करने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते चले जाते हैं। हाजिर के लफ्ज़ों के चुनाव ने सिताइश को एक पल के लिए साकिन कर दिया। वो ना समझी से नूर की तरफ देखने लगी, जैसे कहना चाह रही हो कि किया ये हम मी से है। आपने सही समझा सिताइश आपी, लेकिन ये हम जैसे आम सड़कों पर फिरने वाले ख्वाजा सिरा नहीं, बल्कि ये तो वो शख्सियत है जिसे जानने की समझने की हमारी इस बेरहम दुनिया को अशद ज़रूरत है। इसके लहजे में हाजिर के लिए दुआ थी मान था। ये भले ही ख्वाजा सिरा, लेकिन ये हमारी तरह बात बे बात ताली नहीं बजाता। नूर में भी आप लोगों की तरह होता अगर मैं आप वाले माहौल में परवरिश पाता, इसलिए तुम मुझे खुद से बरतर मत समझो। बस ये याद रखो हम एक साथ एक जैसे हैं। वो नूर को मजीद बोलने से टोक गया तो वो सर हिलाकर अपना रुख हमाद की तरफ कर गया, जिसका मतलब था कि अब वो सिताइश को बाकायदा हमाद और सफ़ायर का तारुफ करवाने वाली थी। इतने खामोश क्यों बैठे हो? वो लान में रखी कुर्सी पर बैठा संजीदा दिखाई दे रहा था जब मसस कमर इसके साथ रखी कुर्सी पर बैठते हुए इस्तिफसार करने लगी। ये खामोशी तो का सालों से मेरी ज़ात का हिस्सा बन गई है, लेकिन आपने महसूस करना अब शुरू किया। वो अपने अंदर की घटन को ताज़ा हुआ के सुपरद करता हुआ बोला, हाशर तुमने इसे ढूंढा? वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए, माम इसे ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं, हत्ता कि उसने यहाँ से निकलने के बाद अपना फ़ोन नंबर तक भी तब्दील नहीं किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि इसकी ज़ात को तोड़ने के बाद मैं इसका सामना करने के लिए खुद में हौसला कहाँ से लाऊं? नदामत के अशक आंखों से एक क़ितार की तरह बहा रहे थे। तुम इसके सामने जाओ, इससे बात करो, मुझे यकीन है वो मुस्कुराते हुए तुम्हें गले लगा लेगा। अंदाज पर उम्मीद था, यकीना वो ऐसा ही करेगा, लेकिन एक हकीकत ये भी है मुझ में हिम्मत नहीं इसे खुद से ऊपर देखने की। काश कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत ना होती तो मैं फ़ख्र से इसे खुद से गले लगाता और कहता, किया हुआ अगर अल्लाह ने तुम्हारी ज़ात में कमी रखी, बस तुम ये सोचो कि तुम्हारा बड़ा भाई हर तरह के हालात में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आपको पता ये काश हमेशा काश रह जाएगा, क्योंकि जब इसे मेरी या आपकी या हम सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इसे धतकारने वाले हम थे। लेकिन अब दी सपर मॉडल हाज़िक़ा कमर रज़ा मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़कर कामयाबी की ज़िंदगी में कदम रख चुका। इसके अंदाज में हाजिर के लिए अपनायत थी। सपर मॉडल, वो नासमझी से बोली, वो बहुत अच्छी मॉडलिंग करता, बल्कि इस हफ्ते के आखिर में लाहौर फैशन वीक में वो ख़ास तौर पर अपनी काबिलियत की बुनियाद पर सलीकट हुआ। किया तुम वहाँ जाओगे? नहीं, मेरा वहाँ किया काम, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं इसका सामना करने की खुद में हिम्मत नहीं पाता। हाशर इतना कहकर वहाँ से चला गया, जबकि एक तरफ पीछे खड़े मिस्टर कमर रज़ा इसके जाने के बाद खामोशी से पलट गए। सफ़ायर बेटा साहिब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो जो अभी घर में दाखिल हुई थी, किचन में काम करती नज़ीरा गाड़ी की आवाज़ सुनकर हाल में आ गई, ताकि इसे किरण और सुबकतगीन साहिब का पैगाम दे सके। हैरियत तो है नज़ीरा भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि साहिब काफ़ी संजीदा लग रहे थे। वो इतना कहकर वापस किचन में चली गई, जबकि सफ़ायर सीधी सीनिन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलामु अलैकुम बाबा, नज़ीरा भी कह रही थी आपने बुलाया मुझे। वो सलाम करती हुई किरण के पास जा खड़ी हुई, जो सोफे पर बैठी थी। इन्होंने सलाम का जवाब देते हुए इसे बैठने का इशारा दिया। मुझे कुछ पूछना तुमसे, गहरा सांस लेते हुए बात का आगाज़ किया। जी बाबा ज़रूर पूछें, लेकिन आपका इतना संजीदा अंदाज मुझे
परेशान कर रहा। उसका अंदाज वाकई परेशानी लिए था। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वो बगैर किसी तमहीद के बोले। हरगिज़ नहीं। जितनी तेज़ी से सुबक्तगीन साहिब ने सवाल किया, इतनी ही तेज़ी से सफ़ायर ने जवाब दिया। एक बार जहन के पर्दे पर जोर डालो, शायद कोई शनासा चेहरा उभर आए। वो इसे खरीद रहे थे। बाबा, मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द आप हैं। अगर आपके अलावा मैं किसी को जानती या समझती हूँ तो वो हाज़िक और हमाद ही। वो मुतमईन अंदाज में बोली तो सुबक्तगीन साहिब टेक छोड़कर सीधे हुए। बस मुझे यही जानना था। इन्होंने महज सरगोशी की और किरण को मज़ीद बोलने का इशारा किया। सफ़ायर, आज तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल आया था, लेकिन अभी हमने इन्हें कोई तसल्ली नक्श जवाब नहीं दिया। वो इसके हाथ थामे आहिस्तगी से सब बताती चली गईं। जब जब सफ़ायर सुनती जा रही थी, इसके चेहरे के तासुरात में वाज़े खिंचाव पैदा होता जा रहा था। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसको जान से मार डालूंगी। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? वो अपने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली। अकल से काम लो, एक बार अच्छे से सोच लो, फिर अपना फैसला सुनाओ। इसमें सोचना किया मेरी तरफ से ना है मामा, आप खुद सोचिए। 5 मिनट तो हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, फिर पूरी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? वो मीना बनाते हुए बोली। मैं फिर भी कहूँगी, तुम कल तक अच्छी तरह से सोच लो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा हम हमाद के पेरेंट्स को इससे आगाह कर दें। किरण रिसानियत से गोया हुई तो वो महज खामोशी से सर हिला गई। इधर आओ, बैठो। वो अभी घर में दाखिल ही हुआ था कि गिलानी साहिब ने इसे शाम के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। मैं बाहर से खाना खा आया हूँ। हमाद हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी घुमाते हुए बोला। फिर भी बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। गिलानी साहिब अपने आगे रखी पलट पर हटाकर हाथ साफ करते हुए बोले। जी कहिए। आज हम तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर गए थे। वो हमाद का तासुर चेक करने के लिए कदरे खामोश हुए, जबकि उसका चेहरा किसी भी कस्म के तासुर से आ रही था। पूछोगे नहीं क्या कहा इन्होंने? मुझे अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी आप बता दें। अंदाज लापरवाही लिए हुए था। लड़की तो घर पर नहीं थी, लेकिन इसके पेरेंट्स ने कहा वो अपनी बेटी की रजामंदी जानकर हमें इन्फॉर्म कर देंगे। गिलानी साहिब अपने अंदाज को नॉर्मल रखते हुए बात कर रहे थे। अब लड़की की रजामंदी से तो तुम वाकिफ हो गए, इसलिए समझो रिश्ता पक्का हो गया। वो मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर हाथ मारकर बोले, जबकि वो अभी तक संजीदा था। डैड, मैं जानता हूँ इसे वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम उसी से क्यों शादी करना चाहते हो? मससस गिलानी ने इस सारी कार्रवाई में पहली बार हिस्सा लिया, वो भी परेशानी से। आप नहीं समझेंगी, वो धीमी सी मुस्कुराहट से बोला। तुम समझाओगे तो समझ जाऊंगी। मससस गिलानी प्यार से इसके बालों में हाथ फेराते हुए बोली। माम, जैसे मैं हाजिर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, वैसे सफ़ायर भी इसकी दोस्त है। बस यही एक वजह इससे शादी करने की। हमाद इतना कहकर वहाँ से आठ गया। हमाद, वो टरानस की कैफियत में बोली। मैं ये तो जानती थी इसकी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा ना था कि तुम अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला इस तरह से लोगे। आज इनके अंदाज में हाजिर के लिए नफ़रत नहीं बल्कि रशक था। माम, मैं कुछ नहीं जानता, बस ये सब खुद ब खुद से होता चला गया। हमाद सर झुकाते हुए बोला तो उसी लम्हे गिलानी साहिब ने इसे गले लगाया। हमाद, तुमने मुझसे कहा था अगर तुम हाजिर की तरह होते तो हमारी नफ़रत का आलम किया होता। मैंने इस बारे में सोचा, इतना सोचा कि तुम्हें इसकी जगह तस्वुर करके मेरी आँखों में बेजा पानी भरने लगा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ मैं चाहकर भी अपनी औलाद से नफ़रत ना कर पाता। वो आँखों में आंसू लिए हमाद के माथे पर बोसा देते हुए इससे अलहदा हुए। तुम्हें इसकी जगह तस्वुर करना, यकीन जानूं, सिर्फ वो एक नया रेयर लम्हा था जब हाजिर की ज़ात से नफ़रत मेरे दिल से उतर गई। मैं खले दिल से तुम्हारे साथ बाजू खोले हाजिर को अपने घर हमारी ज़िंदगियों में वालिहाना खुशामदीद कहता हूँ। मैं सरेंडर कर रहा हूँ। सुना तुमने, तुम्हारा जालिम बाप खुद को तुम्हारे सामने झुका रहा है। गिलानी साहिब इतना कहकर सर झुका गए। डैड, ये आप क्या कर रही हैं? आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। वो अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सेकंड के हजारों हिस्से में इनका झुका सर और झुके कंधे थामकर पूरी खुशी से इनके गले लगा। हमाद, कभी कभी हम बड़ों की गलतियों का एहसास हमें छोटे दिलाता है, इसलिए शर्मिंदा होना हम पर फ़र्ज़ है।
गीलानी साहिब। हमाद से अलहदा होकर सर झुकाए खड़ी मिसेस गीलानी का हाथ थामकर इन्हें अपने साथ लगाते हुए बोले, आज से उसी लम्हे से हम दोनों हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो हाजिक की ज़ात से मुताल्लिक क्यों ना हूँ। हमाद बेइख्तियार दोनों के गले लगा। वो आज का सालों बाद खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था, जैसे हाजिक से दोस्ती का हक अदा कर दिया गया हो। हाजिक मेरे यार, मेरे भाई। हमाद गाड़ी से उतरते सारी बाजू फैलाए सामने अपने इंतज़ार में खड़े हाजिक को आवाज़ें देने लगा तो वो महज घूरते हुए इसके करीब आ गया। ये क्या छिछोड़ी हरकतें कर रहे हो? हाजिक मिना बनाते हुए बोला, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते मैं आज किस कदर खुश हूँ। हमाद वालिहाना जोश से इसके गले लगते हुए बोला, इस खुशी की कोई ख़ास वजह? ख़ास नहीं, बहुत ख़ास। मॉम डैड ने तुम्हें आज रात घर पर इनवाइट किया।